इसके साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य क्या थे, कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य ये करता है। तो सबसे पहले इसका जो कार्य है वो है नोटों का निर्गमन करता है। जैसे कि हमने इसके निर्गमन विभाग के अंतर्गत देखा कि इसका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है नोटों का निर्गमन करना। इसके अंतर्गत क्या होता है कि रिजर्व बैंक 1 रुपए का जो नोट है और सिक्के हैं और उससे छोटे जो सिक्के हैं उनको छोड़कर बाकी सभी तरह की मुद्रा का वो निर्गमन करता है। साथ में यहाँ पर हम देखते हैं कि सिक्कों को छोड़कर भारत में विभिन्न मूल्य वर्ग के जो नोट जारी किए जाते हैं उसका अधिकार केवल रिजर्व बैंक को ही होता है। दूसरा इसका कार्य होता है रिजर्व बैंक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में 1 रुपए के नोट तथा सिक्कों का वितरण करता है, ये तो हमने देखा। और साथ में करेंसी नोट जारी करने के लिए रिजर्व बैंक जो है वो नोटों के प्रचलन की न्यूनतम मूल्य रीति, न्यूनतम निधि पद्धति को अपनाता है। अब क्या है न्यूनतम निधि पद्धति, आइए इस पे एक नज़र डालें। तो यहाँ हम देखते हैं कि न्यूनतम निधि पद्धति जो है वो रिजर्व बैंक के पास जो स्वर्ण और विदेशी जो ऋण पत्र है उनको कुल मिलाकर ये टोटल जो है वो 200 करोड़ रुपए मूल्य से कम नहीं होने चाहिए। एक तो ये नियम लगाता है और दूसरा ये बताता है कि इसमें स्वर्ण का जो मूल्य है धातु जिसे हम बोलते हैं कि बहुमूल्य धातु स्वर्ण के रूप में, उसका जो मूल्य है और मुद्रा का मूल्य है दोनों जो है वो मिलाकर 115 करोड़ रुपए से कम नहीं होने चाहिए। अब ये जो पद्धति है रिजर्व बैंक की, ये पद्धति रिजर्व बैंक ने 1957 के बाद अपनाई। अगला इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है सरकार के बैंकर के रूप में ये कार्य करता है। सरकार की पूरी वित्तीय व्यवस्थाओं को ये नियंत्रित करता है। इसके अंतर्गत ये कौन कौन से कार्य करता है आइए इस पर एक नज़र डालें। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो रिजर्व बैंक है वो सरकार के बैंकर के रूप में, एजेंट के रूप में, परामर्शदाता के रूप में, जो वित्त से संबंधित जो परामर्श होते हैं उसके रूप में ये कार्य करता है। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि केंद्र सरकार की सभी बैंकिंग व्यवस्थाएं जो हैं उन सब पर ये नियंत्रण स्थापित करता है और साथ ही साथ ये आर्थिक और मौद्रिक नीतियों के संबंध में सलाह देता है। अगला एक महत्वपूर्ण काम ये भी करता है कि सरकार को भी ऋण की ज़रूरत पड़ती है, तो सरकार जो है वो रिजर्व बैंक से ऋण लेती है, तो सरकार के लिए ऋण की व्यवस्था भी करता है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य है। अगले इसके कार्य की बात करें तो ये बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। शुरू से जब से हम इस अध्याय को पढ़ रहे हैं तब से हम देख रहे हैं कि ये शीर्ष संस्था होती है, सभी बैंकों में सबसे बड़ी संस्था होती है और सारे जो बैंक है वो इसके अधीनस्थ संस्था के रूप में कार्य करते हैं। तो ये हम ये कह सकते हैं कि इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है कि बैंकों का ये बैंक है, इस रूप में कार्य करता है और इस रूप में वो सभी कार्य करता है जो एक बैंक अपने ग्राहक के लिए कार्य करता है, यानी ग्राहकों की समस्याओं का वो समाधान करता है, ग्राहकों को वो परम संतुष्टि प्रदान करता है कि उसके ग्राहक वो बने रहे। तो बिल्कुल ये जो रिजर्व बैंक है वो अपने अधीनस्थों के लिए भी ऐसे ही कार्य करता है कि उसके जो अधीनस्थ बैंक है उनको सुचारू रूप से उनका क्रियान्वयन हो सके, संचालन हो सके, उनको सही परामर्श देता है और उसकी सही कार्यप्रणाली को संचालित करने में पूरा का पूरा सहयोग देता है। बैंकों के कार्य हम देख रहे हैं, इसमें हमने देखा कि केंद्रीय बैंक से संबंधित इसके कौन कौन से कार्य होते हैं, लेकिन कुछ कार्य साधारण कार्यों के अंतर्गत भी आते हैं। आइए देखते हैं इनके साधारण कार्य कौन कौन से होते हैं। साधारण कार्य के अंतर्गत सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो होता है जमा रुपए को प्राप्त करना, क्योंकि हमने देखा कि रिजर्व बैंक जो है वो बैंकों का बैंक है, तो विभिन्न बैंकों में जो जमा रुपए होते हैं उनको ये प्राप्त करता है और इसके साथ ही ये अन्य जो सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी जो संस्थाएं होती हैं और व्यक्तियों की जो जमाएं होती हैं उनको ये प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये है कि केंद्रीय बैंक इन जमाओं को जो प्राप्त करता है तो इसमें किसी प्रकार का वो ब्याज नहीं देता। दूसरा इसका जो एक साधारण कार्य है वो है ऋण लेना। तो ऋण कुछ नियमों के अंतर्गत ये ऋण लेता है, कौन कौन से नियमों को फॉलो करता है। यहाँ पर ये रिजर्व बैंक जो है वो भारत के किसी भी अनुसूचित बैंक या जिसे हम कहते हैं कि अन्य जो बैंक होते हैं उनसे ये केंद्रीय बैंक ऋण लेता है, लेकिन इसकी जो ऋण की समयावधि होती है वो निश्चित होती है, यानी कि लगभग 1 माह तक की अवधि के लिए ये ऋण ले सकता है।
तीसरा इसका जो साधारण कार्य है वो ये है कि ऋण देने का कार्य करता है। ये रिजर्व बैंक जो है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ऋण देने का कार्य करता है, और जो ये ऋण देता है वो 90 दिन के लिए ऋण या अग्रिम जमा के रूप में प्रदान किए जाते हैं। अगले इसके साधारण कार्य की हम बात करें तो ये है अनुसूचित बैंक और राज्य सरकारी बैंकों को जब ये ऋण देता है तो इसमें ये कौन से नियम फॉलो करता है कि जब अनुसूचित बैंक और राज्य सरकारी बैंक को ऋण देता है तो वो हमने देखा कि वो 90 दिन का ऋण होता है, और ये जो ऋण होता है इसको ये किसी प्रतिभूति पर, यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये प्रतिभूति, सोना या चांदी, इनकी जमानत पर ही इन बैंकों को ये ऋण प्रदान करता है। तो ऋण देने का इसका एक साधारण कार्य है, लेकिन बहुत सारे नियम और कानून को फॉलो करते हुए ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। अब इन्हीं साधारण कार्यों के अंतर्गत एक कार्य ये करता है कि विदेशी विनिमय जो होते हैं उनका क्रय विक्रय भी करता है केंद्रीय बैंक। और साथ में यहाँ पर हम देखें तो रिजर्व बैंक के जो सदस्य बैंक हैं उनसे कम से कम वो अगर इसकी सीमा की बात करें तो 1 लाख रुपए तक के विनिमय बिलों को ये क्रय विक्रय कर सकता है। अगले इसके साधारण कार्य की बात करें तो बिलों का भी क्रय विक्रय करता है, विपत्रों का, जिन्हें हम कहते हैं विपत्र। तो विपत्रों का जब ये क्रय विक्रय करता है तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि 80 दिन की अवधि वाले जो विनिमय विपत्र होते हैं सिर्फ उनका ही ये क्रय विक्रय कर सकता है। और दूसरी बात कि ये जो व्यापारिक और वाणिज्यिक बिल होते हैं उनको ये भुनाता है, बट्टे पर भुनाता है, और उसके बाद फिर उनके क्रय विक्रय का कार्य भी साथ में ये करता है। ऐसे ही साधारण कार्य की बात करें तो यह कृषि बिलों का क्रय विक्रय। तो रिजर्व बैंक क्या करता है कि आवश्यकता पड़ने पर कृषि बिलों का क्रय विक्रय भी करता है, और इसकी जो अवधि होती है, अवधि की अगर हम बात करें, अधिक से अधिक 15 माह तक की अवधि के जो बिल होते हैं उन पर यह भुगतान करता है। साथ ही ऐसा ही एक महत्वपूर्ण कार्य है सोने का क्रय विक्रय, गोल्ड का ये क्रय विक्रय करता है। और यहाँ पर ये जान लेना जरूरी है कि इस सोने के जो सिक्के होते हैं उनके साथ साथ स्वर्ण धातुएं जो होती हैं उनका भी क्रय विक्रय ये करता है। साथ में जो कीमती सामान होते हैं, जो जैसे हमने देखा कि धातु जो है, सोने की जो धातु है उनकी सुरक्षा, साथ में कुछ बॉन्ड्स, प्रतिभूतियां हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जो पेपर्स हैं उनके सुरक्षा का कार्य भी ये करता है। तो ये सारे जो कार्य है वो इसके साधारण कार्यों के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ ये कुछ विकास संबंधी कार्य भी करता है। अब जब हम विकास संबंधी कार्यों की बात करते हैं तो किसका विकास, तो ये अगर बैंकों का बैंक है तो इसके अंतर जितने भी इसके अंतर्गत बैंक आते हैं उनके विकास का कार्य ये अपना उत्तरदायित्व समझता है। तो इसके अंतर्गत ये कौन कौन से कार्य करता है, तो सबसे पहले बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ावा देना। ये प्रयास करता है कि बैंकों के अंतर्गत जो सुविधाएं दी जाती है, जैसे जमा स्वीकार करने की, पैसे निकालने की, ऋण देने की, और बैंकिंग से संबंधित या इन्वेस्टमेंट से संबंधित, विनियोग से संबंधित सारी जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाना, इतना अच्छा करना कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों के ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक बन सके। दूसरा, हमने पिछले अध्यायों में जो देखा था कि इसके लिए जो जरूरी कार्य है वो है यंत्रीकृत कर देना, यानी अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ करना कि ग्राहकों को परेशानी ना हो और वो बैंकिंग सुविधाओं का आनंद लेते रहें। तो इस क्षेत्र में विकास, बैंकों के विकास में बढ़ावा देने का कार्य करता है। और साथ ही साथ ये औद्योगिक साख के लिए भी कार्य करता है। हम देखते हैं औद्योगिक विकास निगम, वित्त निगम विनियोग के लिए बहुत सारे कार्य करता है। तो ये प्रयास करता है कि देश के जो उद्योग धंधे हैं उनको ऋण मुहैया कराया जाए, साख की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, और जो प्रक्रिया होती है साख की, जो ऋण लेने की जो प्रक्रिया होती है, भुगतान की जो प्रक्रिया होती है, उसको आसान बनाने का प्रयास किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए।
साथ में इसका एक महत्वपूर्ण विकास संबंधी कार्य होता है कि लघु उद्योगों को बढ़ावा देना। जो छोटे छोटे उद्योग हैं ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आसपास के जो लोग होते हैं उनको रोजगार मिलता है, प्रति व्यक्ति आय का स्तर बढ़ता है, इसलिए देश में प्रारंभ से ही लघु उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। तो केंद्रीय बैंक भी प्रयास करता है कि साख सुविधा, ऋण सुविधा के माध्यम से लघु उद्योगों का विकास किया जाए और इसके अंतर्गत इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना भी की गई है। साथ में इसका एक कार्य हम देखते हैं कि कृषि साख से संबंधित कार्य करता है, किस प्रकार कृषि को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, कृषि का जो कार्य है, जो उपज है उसमें सुधार लाई जाए, इसके लिए वो समय समय पर प्रयास करता रहता है और कृषि के लिए जो भी कर सकता है ऋण उपलब्ध कराने के लिए वो सारे कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। साथ में कृषि के विकास के लिए क्या कार्य करता है, एक बिंदुवार अगर हम इसमें नज़र डालें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक ने कृषि के लिए एक तो अलग अलग कृषि विकास के लिए उसने विभाग खोल के रखे हैं। साथ में ये सरकारी बैंकों को भी कृषि संबंधी सलाह देता है कि इसके अंतर्गत जो भी बैंक आते हैं वो कौन कौन से ऐसे कार्य कर सकते हैं, किस किस तरह से वो कौन कौन सी प्रक्रियाओं को अपना सकते हैं जिससे कृषि के क्षेत्र में विकास किया जा सके। और इसके साथ ही 1982 में नाबार्ड की स्थापना की और इसका भी बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य यही माना गया कि कृषि और पर्यावरण संबंधी जो कार्य हैं उनमें सुधार लाया जाए, उनका विकास किया जाए। तो यहाँ पर जो हमने देखा वो कृषि से संबंधित जो कार्य वो कर सकता है उसके बारे में हमने जाना। अब अगर हम एक नज़र डालें कि कीमत स्तर में स्थिरता के लिए भी कार्य करता है, ये भी विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कई बार जो मुद्रास्फीति या मुद्रा संकुचन की जो अवस्थाएं आ जाती है वहाँ पर वो मुद्रा का जो मूल्य होता है उसको स्थिर करने का प्रयास करता है और इसके अंदर हम देखें तो वो इसके लिए जो कार्य करता है उसमें वो मुद्रा और साख उपलब्ध कराने का कार्य करता है और साथ में ऋण संबंधी जो नियम है उनको बनाता है, ऋण संबंधी नियमों में भी कठोरता लाने का प्रयास करता है। उसके साथ ही साथ ये साख नियंत्रण का जब कार्य करता है तो साख नियंत्रण के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। आइए देखते हैं रिजर्व बैंक के साख नियंत्रण संबंधी कौन कौन से कार्य हैं। तो सबसे पहले तो ये बैंक दर निर्धारित करता है। अब बैंक दर एक महत्वपूर्ण निर्धारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि उसके आधार पर ही कोई भी व्यक्ति, कोई औद्योगिक संस्थान, कोई भी उद्योग ऋण लेने या ना लेने का निश्चय करते हैं। तो बैंक दर के बारे में एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। और अगर व्यापारिक बैंकों की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने पहले के अध्याय में पढ़ा कि व्यापारिक बैंक जो होते हैं उनका मुख्य कार्य यही होता है कि जमा स्वीकार करना, फिर जरूरत पड़ने पर देना और ऋण देना। तो व्यापारिक बैंकों को ऋण संबंधी सलाह देता है कि किस तरह से साख का निर्माण किया जाए और किस तरह से ऋण प्रदान किया जाए। साथ ही साथ ये खुले बाजार की क्रियाएं भी करता है अपने कार्य के अंतर्गत। अब अगर हम बात करें कि खुले बाजार की क्रियाएं क्या है, खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत ये कौन कौन से कार्य करता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सरकारी प्रतिभूतियाँ जो होती हैं उनका क्रय विक्रय करता है। दूसरा, ये जनता का धन जो होता है, जो उन्होंने प्रतिभूतियों में विनियोजित किया है, उसको प्रोत्साहित करता है। अब ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जो जनता का धन है वो इनके पास आता है, विनियोजित होता है, तो इसे मुद्रा की जो कमी होती है उसकी यहाँ से पूर्ति की जा सकती है, यानी कुल मिलाकर पूर्ति को नियंत्रित करने का कार्य यहाँ पे करता है। ठीक इसी तरह परिवर्तनशील कोषानुपात का भी कार्य करता है। हमने प्रारंभ में देखा कि कोष जो होते हैं वो नगद, साख और ऋण के रूप में अलग अलग कर दिए जाते हैं। कुछ पैसे को नगद कोष के रूप में रख लिया जाता है और कुछ को साख के रूप में दे दिया जाता है। तो वहाँ पर जो बैलेंस बनाने का कार्य होता है ये करता है। और बात करें अगर हम परिवर्तनशील कोषों की, तो एक निश्चित प्रतिशत जो होता है वो प्रत्येक बैंक को रिजर्व बैंक के पास अपना जमा करना पड़ता है। तो वो प्रतिशत क्या हो, इसमें किस तरह का परिवर्तन करना है, कमी लाना है, वृद्धि करना है, ये सारी चीज़ों का भी निर्णय ये लेता है। साथ ही साथ यहाँ हम देखते हैं कि तरल
कोष अनुपात का निर्णय लेता है। हम पहले भी हमने जाना कि बैंक जो है वो कुछ जो फंड है उसको तरल यानी कि तुरंत के तुरंत कैश मिल जाए इस रूप में वो जमा करके रखता है और बाकी को कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट कर देता है ऋण देने में या और किसी प्रक्रिया में वो लगा कर रखता है। तो नगद कोष का अनुपात क्या हो, कितना पैसा जो है वो तरल रूप में रखा जाए, इस बारे में भी निर्णय लेने का कार्य करता है। और साथ ही साथ चयनात्मक साख नियंत्रण का कार्य करता है। चयनात्मक साख नियंत्रण अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य है। वास्तव में इसे धारा 21 के अनुसार रिजर्व बैंक को कुछ अधिकृत किया गया है जिसके अंतर्गत वो कार्य करता है। आइए कुछ बिंदुओं के आधार पर देखते हैं कि इसके अंतर्गत वो कौन कौन से कार्य करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऋण की जो मात्रा है और दिशा है उसको नियंत्रित करता है। सबसे पहले वो देखता है कि ऋण किस क्षेत्र में दिया जा रहा है, जिस चीज़ के लिए ऋण दिया जा रहा है क्या वो जरूरी है, उस क्षेत्र में ऋण देना जरूरी है, क्यों जरूरी है, उससे क्या उत्पादक कार्य होगा। और दूसरी बात है कि वो मात्रा को नियंत्रित करता है कि कितना ऋण दिया जाए, कितना ऋण दिया जाना सही होगा। दूसरा इसी के अंतर्गत वो देखता है कि मूल्यांतर जो है ऋण का और नगद कोष का और साख का, उसमें अंतर कितना है, उसको बढ़ाना या घटाना किस प्रकार है। साथ में कुछ वस्तुओं के कार्यों के उत्पादन कार्य में अगर ऋण की मांग की जाती है तो बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जिनके उत्पादन कार्यों पर दिए जाने वाले ऋण पर प्रतिबंध लगा हुआ है, तो उस प्रतिबंध को बनाए रखने का कार्य करता है। और साथ में अंतिम रूप में ये अंतिम रूप में एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी कही जा सकती है कि बिना रिजर्व बैंक की अनुमति के ये पूर्व अनुमति के ऋण स्वीकार भी कर सकता है। अब अगर हम बात करें इसके नैतिक दबाव की नीति की, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य करता है नैतिक दबाव का। इसके अंतर्गत ये क्या करता है कि इसके जो सदस्य होते हैं यानी कि जो सदस्य बैंक होते हैं उनको ये सलाह देता है, उनकी सभा बुलाता है और बैंकिंग से संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जैसे ब्याज दरों का निर्धारण या ऋण का भुगतान, ऋण पर ब्याजों का निर्धारण, इन सब चीज़ों के लिए वो अपने सदस्य बैंक जो होते हैं उनकी सभा बुलाता है, उनको सलाह देता है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण कार्य ये करता है कि साख को नियंत्रित रखता है। हमने पहले भी देखा कि साख को नियंत्रित रखने के लिए ये बहुत सावधानी रखता है कि किन किन कार्यों के लिए ऋण देना है, किन कार्यों के लिए ऋण नहीं देना है। मात्रा को नियंत्रित करता है कि कितना ऋण देना है और किस सीमा से अधिक ऋण किन कार्यों पे नहीं देना है। तो इन सब चीज़ों को वो नियंत्रित करने के लिए जो उसके सदस्य बैंक होते हैं उनको सुझाव देता है। साथ में हम बात करें कि कुछ ऐसे कार्य हैं जो वर्जित हैं यानी कि रिजर्व बैंक जिन कार्यों को नहीं कर पाता है उस पर एक नज़र डालें। तो सबसे पहला कार्य है कि ब्याज नहीं देता, जिसके बारे में हमने पढ़ा। अपने जो इसके अधीन जो बैंक है उनकी जमाओं को स्वीकार करता है, व्यक्तिगत जमाओं को स्वीकार करता है, सुरक्षित रखता है, लेकिन किसी प्रकार का ब्याज नहीं देता है। दूसरा इसका वर्जित कार्य ये है कि जमानत के बिना ये ऋण नहीं देता। ऋण देना इसके प्रमुख कार्यों में हमने पढ़ा था, लेकिन बिना जमानत के, बिना किसी गारंटी के ऋण नहीं देता है। तीसरा जो इसका वर्जित कार्य है वो ये है कि ऐसे किसी भी विपत्र को ये स्वीकार नहीं कर सकता, या हम कह सकते हैं कि किसी ऐसे बिल को ये बुना नहीं सकता जिनका की मांग करने पर भुगतान हो नहीं सकता है। उसी तरह एक वर्जित कार्य इसका यह है कि देश के किसी भी व्यापार, वाणिज्य या उद्योग धंधे में ये भाग नहीं ले सकता है, यानी उनके शेयर्स नहीं खरीद सकता। साथ ही साथ एक और वर्जित कार्य जो ये है कि अचल संपत्ति पर एक तो ये जमानत नहीं दे सकता है और साथ साथ किसी प्रकार की इस तरह की अचल संपत्तियों को खरीद भी नहीं सकता। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात ये भी देखने को मिलती है कि रिजर्व बैंक अपने या अन्य बैंक के किसी कंपनी के किसी भी शेयर्स को कभी भी खरीद नहीं सकता है। और अब हम एक नज़र डालते हैं रिजर्व बैंक की सफलताओं पर। जब हमने देखा कि रिजर्व बैंक कौन कौन से कार्य करती है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के कार्य करती है और उन कार्यों में सफलता कितनी मिली, क्या नए कार्य कर पाने में सफल हुई रिजर्व बैंक, इस पर एक नज़र डालें
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नोट निर्गमन में इन्होंने जो सफलता प्राप्त की उसके बारे में हम जाने तो यहाँ हम देखते हैं कि नोट निर्गमन पर एकाधिकार स्थापित किया। नोट निर्गमन का अधिकार रिजर्व बैंक के अलावा किसी को भी नहीं है। साथ में यहाँ पर हम ये जान लें कि 1935 से लेकर 1956 तक जो है इन्होंने अनुपातिक कोष प्रणाली का सहयोग लिया और साथ में 1956 में न्यूनतम कोष प्रणाली की नीति लागू की और इन दोनों प्रणालियों को अपनाकर ही इन्होंने नोट छापने का जो एकाधिकार है वो अपने पास सुरक्षित रखा। दूसरी एक बात ये भी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में 115 करोड़ रुपए मूल्य का सोना और 85 करोड़ रुपए मूल्य की जो विदेशी प्रतिभूति है उनके नोट को छापने का इसको अधिकार है और साथ ही साथ उन नोटों को छाप रही है और साथ ही साथ मुद्रा की पूर्ति को नियमित कर पाना भी इन क्रियाओं के माध्यम से संभव हो पाया है। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाए इनके कार्यों की। और दूसरी सफलता की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि सुलभ मुद्रा नीति इन्होंने अपनाई। रिजर्व बैंक जो है वो उसकी स्थापना के समय बैंक की जो दर थी वो थी 3.5% और 1935 में नवंबर 1935 की बात करें तो ये घटकर 3% हो गई और 1991 तक ये लगभग स्थिर रही, इतनी ही रही और बाद में 1991 तक की जो ब्याज दर थी वो धीरे धीरे बढ़कर लगभग 10% चली गई और वर्तमान में लगभग 6 से 7% के बीच ये दर मानी जाती है। अगर हम बात करें कि इसने किस तरह की मौद्रिक नीति को अपनाया तो इन बिंदुओं के आधार पर कह सकते हैं कि प्रारंभ से ही एक सुलभ मुद्रा नीति को अपनाते हुए इन्होंने ब्याज दर को नियंत्रित करने में भी सफलता हासिल की। ठीक इसी तरह स्फीति नियंत्रण की भी बात की गई। मुद्रा स्फीति की जो समस्या थी, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन, बहुत ज़्यादा उच्चावचन होते थे, उनको भी नियंत्रित करने में सफलता इन्होंने प्राप्त की और इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए, जैसे कि बैंक दरों को नियंत्रित करने का प्रयास किया, खुले बाजार की नीति अपनाई, फिर हमने देखा कि नगद कोषानुपात किया इन्होंने, परिवर्तनशील कोषानुपात की नीति अपनाई। साथ ही साथ हमने देखा था कि चयनात्मक साख नियंत्रण, कहाँ ऋण दिया जाना चाहिए, कहाँ नहीं दिया जाना चाहिए, ऋण के लिए कितने कोष बनाकर रखना चाहिए, कितना प्रतिशत आरक्षित रखना चाहिए, इन सभी नियमों के आधार पर इन्होंने कुल मिलाकर स्फीति नियंत्रण का कार्य किया है। बात अगर हम करें ब्याज दरों की स्थिरता की तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो ब्याज दरों में होता है उसे कुछ हद तक नियंत्रित किया जा चुका है। पहले के उच्चावचन और अब के उच्चावचन में अगर हम ब्याज दरों की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा अंतर देखने को अब नहीं मिलता है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था की हमने देखा कि किस प्रकार जो रिजर्व बैंक है वो अपने कुछ निश्चित नियमों के तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार औद्योगिक विकास के लिए बहुत सारे क्षेत्र में अलग अलग नीतियों को लागू करते हुए ऋण प्रदान करने का कार्य करती है। साथ ही साथ इसने कृषि वित्त के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। आपने पहले भी देखा कि किस प्रकार कृषि शाख के लिए आवश्यक जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई और अपने जो अधीनस्थ बैंक थे उनको भी सलाह प्रदान किया। केवल कृषि ही नहीं, अगर हम बात करें औद्योगिक विकास की तो औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक वित्त की व्यवस्था कराने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए और उसमें पर्याप्त जो अपेक्षित जो सफलता थी वो उन्होंने हासिल की। साथ ही साथ समाशोधन गृह की भी व्यवस्था कर दी, यानी कि जिन क्षेत्रों में, जिन राज्यों में रिजर्व बैंक नहीं है, उनकी शाखाएं नहीं, वहाँ पर उन्होंने स्टेट बैंक के माध्यम से एक प्रतिनिधि का कार्य लेते हुए लोगों को सुविधा प्रदान करने का कार्य किया। तो अगर हम बात करें इनकी सफलता की तो जिस तरह से बहुत सारे क्षेत्र में, चाहे वो आम जनता के लिए हो, कृषि के लिए हो, उद्योगों के विकास के लिए हो, उन्होंने पर्याप्त कार्य किया, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में असफल भी रहे हैं। तो आइए इनकी असफलताओं पर एक नज़र डालें। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मुद्रास्फीति को रोकने में कहीं ना कहीं असफल रहे हैं। हमने बात की कि मुद्रा की स्फीति जो है, कीमतों मुद्रा की जो कीमत है कम होना या ज़्यादा होना, ये जो उच्चावचन रहे, हालांकि पहले की अपेक्षा इनको नियंत्रित किया जा चुका है, लेकिन अगर समाप्त करने की बात करें तो अभी तक या बहुत ज़्यादा जो एक्सपेक्ट है कम करने की, उस दर की अगर हम बात करें तो उतनी सफलता भी हासिल नहीं हो पाई है।
दूसरी बात करते हैं कि मुद्रा बाजार में जो संबंध अपेक्षित था उसका भी अभाव पाया गया, यानी कि कुल मिलाकर जो संगठित मुद्रा बाजार थे और असंगठित मुद्रा बाजार थे उनमें आपस में जो समन्वय होना चाहिए था, जो एकीकरण होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। और साथ ही साथ जो अगर हम एक नज़र डालें कि स्वदेशी बैंकर जो थे, जो अपने क्षेत्र के जो चाहे वो श्रमिक हो या किसान हो, उनको जो ऋण देने का कार्य करते थे, उन पर ये जो बैंक है वो किसी प्रकार का नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाई। दूसरी बात करें ऊंची ब्याज दरों की, तो ब्याज दर ऊंची रही। ब्याज दरों में जैसे कि हमने पिछले सफलताओं में भी देखा था कि ब्याज दरों में भिन्नता आई, समय दर समय ब्याज दर जो होती है वो बढ़ती चली गई, हालांकि कम भी हुई, लेकिन जिस स्पीड में वो बढ़ी उस स्पीड में कम नहीं हुई। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी मानना है हमको पड़ेगा ही कि ब्याज दरों में एक तो भिन्नता आई और ये बढ़ते हुए क्रम में आई, यानी कि ब्याज दर बहुत ज़्यादा होने के कारण वास्तव में जो ग्राहकों को लाभ प्राप्त करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। साथ ही साथ बिल बाजार का विकास जो था वो भी असफल रहा। बात करें अगर हम बिल बाजार की, तो 1951-52 में जो बिल बाजार के विकास की जो योजनाएं लागू की गई थी उसमें जो विकास अपेक्षित था, वास्तव में इस तरह का कोई भी विकास बिल बाजार यानी कि विनिमय पत्रों की दशाओं में नहीं देखा जा सका। साथ ही साथ हमने देखा कि रुपए का जो मूल्य था वो भी स्थिर नहीं हो पाया, फ्लक्चुएट होते रहता है, कीमतें जो है इनकी घटती बढ़ती रहती है, इनकी वैल्यू जो है वो घटती बढ़ती रहती है। तो एक स्थिरता लाने का जो एक कार्य किया जा रहा था, एक प्रयास जो किया जा रहा था, पूर्ण रूप से वहां पर सफल नहीं हो पाए। ठीक इसी तरह बैंकिंग सुविधाओं की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि बैंकिंग सुविधाओं के विकास विस्तार के लिए बहुत से कार्य किए, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो इतनी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो जाने के बाद भी बहुत सारी बैंकिंग सुविधाएं ऐसी हैं जिनका हम पूरा का पूरा लाभ नहीं ले पाते। अगर हम बैंकों में प्रत्यक्ष व्यवहार करना चाहें तो कई बार हमको वहाँ के लोगों का जो रूखा व्यवहार रहता है उसका भी सामना करना पड़ता है, सपोर्ट नहीं मिल पाता है। ई बैंकिंग की अगर हम बात करें तो कई बार चार्जेबल बहुत अधिक होते हैं या नेट फैसिलिटी ना होने पर हम उनका यूज़ नहीं कर पाते हैं, महंगे होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं हैं जो एक कस्टमर जो है वो एक्सपेक्ट करता है लेकिन लोगों को मिल नहीं पाती हैं। अगले अगर हम बात करें साख नियंत्रण की, तो आपने देखा कि किस प्रकार साख नियंत्रण के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए गए, बहुत सारे अलग अलग नियम कानून लाए गए, लेकिन फिर भी साख नियंत्रण की जो समस्या है वो अभी तक बनी हुई है। अब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस पूरे अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार रिजर्व बैंक लगातार प्रयास में रही कि उनके जो अधीनस्थ बैंक हैं उनकी कार्य प्रणाली को कैसे नियंत्रित किया जाए, किन नियमों के तहत कार्य किए जाए कि बैंकों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, क्योंकि बैंक एक आधारशिला है जो सभी लोगों को एक बेस देती है, एक आधार देती है आगे बढ़ने के लिए, आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए। कुल मिलाकर कार्य तो काफ़ी किए गए, बहुत सारी हमने सफलताओं को देखा, बहुत सारी असफलताओं को देखा। इसी तरह हम आगे देखते रहेंगे कि पूरी बैंकिंग प्रक्रिया के विकास में कौन कौन से कदम अपनाए गए, कितनी सफलता हासिल हुई और क्या क्या असफलताएं रही।